नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। आशा करते हैं आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 1 जीवों के जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, जिससे हम आगे और भी वीडियो बना सकें। तो यहाँ हम पहला जो है देखेंगे जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि होता क्या है? जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा देखेंगे, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, यदि हमारी उम्र, यदि हम 1970 में पैदा हुए और फिर 1970 में पैदा होने के बाद यदि हमारी मृत्यु 2017 में हो जाती है, तो 1970 और 2017 के बीच का जो जीवन काल है, इसी को दोस्तों हम जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जनन। जनन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी। जनन की परिभाषा है अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे एक मनुष्य है तो वह अपने ही समान संतान उत्पन्न करेगा। एक कुत्ता हुआ, वह अपने ही समान क्या करेगा? संतान उत्पन्न करेगा। तो जनन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अलैंगिक जनन, जिसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की परिभाषा है, इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इससे जो संतान उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? एक शब्द आया है क्लोन। इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसे क्लोन कहेंगे। फिर से सुनेंगे, इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में लिया जाए अमीबा। अब अमीबा को आप देख रहे हैं, या इसका जो है स्वयं अमीबा अपने एक जनक से यहाँ दूसरा अमीबा का देखिए, यहाँ इसका केंद्रक देखेंगे, यहाँ इसका केंद्रक गोला का है, इसका जो है केंद्रक देखिए फिर चेंज हो गया है, एक चिपटे आकार का हो गया है, जिससे यहाँ 2 अमीबा का जो है रूप प्रदर्शित हो रहा है, और इन्हीं को क्या कहेंगे दोस्तों? क्लोन कहेंगे। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहते किसे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लैंगिक जनन, इस जनन के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया है दोस्तों? लैंगिक जनन के लिए 2 जनन के लिए, इस जनन के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती थी, जिसको जो है उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता था उसे आप क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। जैसे आप उदाहरण के रूप में अमीबा लिए थे। इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें 2 जनक होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। अब आप जानते हैं नर में क्या पाया जाता है? नर को नर युग्मक कहते हैं और मादा को मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर को नर युग्मक और मादा को कहते हैं मादा युग्मक। फिर यहाँ आप देखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या पाया जाता है दोस्तों? नर युग्मक में पाया जाता है शुक्राणु, और मादा युग्मक में जो पाया जाता है उसे कहते हैं अंडाणु। यहाँ देखेंगे शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद, नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु से हमें क्या प्राप्त होता है? युग्मनज। क्या प्राप्त होता है? युग्मनज, जिसे आप शिशु के रूप में जानते भी हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम केवल 5 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद अलैंगिक जनन की कई विधियां तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है कायिक जनन। क्या कौन सी है? कायिक जनन, जो कि आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा। तो पहले हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, पहला हमारा है द्विविभाजन। एक जनक बीच में से टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। अब ये किसकी बात कर रहा है अलैंगिक जनन में? जैसे अभी आपने अमीबा का रूप लिया था एग्जाम्पल में। अमीबा जो था वह 2 भागों में विभाजित हुआ था। अमीबा का जो 2 भाग प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं? क्लोन। अमीबा से जो 2 भाग प्राप्त हुए थे, 2 संतति प्राप्त हुई थी, जो 2 पौधे प्राप्त हुए थे, उसे आप कहेंगे क्लोन, जो 2 संतान प्राप्त हुए थे। और इसका रूप दूसरा होता है यूग्लिना और प्रोटोजोआ।
तो मतलब अलैंगिक जनन की जो विभाजन की विधियां हैं उसमें एक जनन के बीच में से टूटकर दो भागों में विभाजित होना ही नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम दूसरा जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। दूसरा हमारा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे पेनिसिलियम, क्या होता है, पेनिसिलियम। इसके बाद अगला है हमारा मुकुलन। मुकुलन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे मुकुलन, जनक के शरीर में मुकुल बनता है। क्या बनता है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जनक के शरीर में क्या बनता है, मुकुल। यही हो गया मुकुल आपका। जनक के शरीर में क्या बन गया दोस्तों, मुकुल बन गया। अब इससे क्या कह रहा है, जो ये जनक के शरीर में मुकुल बना है इसी से क्या होता है आपका, ये जो जनक का शरीर है, जो एक पौधे का पूरा रूप है, जो जैसे ईस्ट हुआ, मान लीजिए ईस्ट यही है। अब ईस्ट में जो मुकुल होगा वह ईस्ट को छोड़कर ईस्ट से अलग होकर एक नए संतान की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। एग्जाम्पल में आप ईस्ट, हाइड्रा, इसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं खंडी भवन। कौन सा, खंडी भवन। खंडी भवन क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खंडी भवन, खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। क्या है, स्पाइरोगाइरा। अब यहाँ देखते हैं, जैसे खंडी भवन का अर्थ खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान की उत्पत्ति करना, यानी कि जैसे मान लीजिए यही आपका बीजाणु हो गया। यहाँ देख रहे हैं कितने खंड में टूट रहा है, 1 2, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये जो है 6 खंडों में। इसी प्रकार कई खंडों में, जितने खंड में टूटेंगे इसी खंड में जो एक एक संतान प्राप्त होंगे। ये 6 खंडों में टूटा है तो यहाँ कितने संतान प्राप्त होंगे, 6 संतान आपको प्राप्त होंगे। इसी को आप क्या कहेंगे, खंडी भवन। अगला देखते हैं, अगला है आपका पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन के बारे में जानकारी करने से पहले यहाँ देखेंगे जीव का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है, जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि। यहाँ फिर देखेंगे आप, जैसे यही मान लीजिए आपका पौधा हुआ, ये जो बना रहे हैं हम, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, पौधा हो गया। अब इसमें पूरा पौधा है आपका, और ये पौधा जितने भागों में कट रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5, ये जितने भागों में कट रहा है ये अलग अलग एक नए संतान की उत्पन्न कर लेता है। जैसे यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे आप, ये क्या कर रहा है, एक नए संतान की क्या कर रहा है दोस्तों, उत्पन्न कर रहा है, मतलब नए पौधों का निर्माण कर रहा है। इसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कायिक जनन। अब कायिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कायिक जनन कहते किसे हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। अब पहले जान लीजिए प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, कृत्रिम किसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक यानी जो हमारे द्वारा ना बनाया गया हो, और कृत्रिम यानी जो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, अपने द्वारा कुछ निर्माण करते हैं, उसी को कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं आप कक्षा 10th 9th 11th में पढ़ भी चुके हैं। अब इसके बाद जानते हैं ये होता क्या है, यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 हैं, कौन कौन से, एक प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक कितने प्रकार के होते हैं और कृत्रिम कितने प्रकार के होते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पड़ द्वारा होता है। यानी कि जड़ द्वारा जो होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं, और तना द्वारा जो आपकी जो है नए पौधों का निर्माण होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। कायिक जनन में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो पत्तियों द्वारा होता है उसे हम पड़ कहते हैं। फिर इसके बाद कृत्रिम में, जैसे हम लोग किसी पौधों का कलम करके लगाते हैं, जैसे गुड़हल हुआ, कमल हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, कलम कर देते हैं, इसके बाद लगाते हैं, ये हमारे द्वारा हुआ। दाब का मतलब होगा कोई भी पौधा हो उसकी टहनियाँ, मतलब उसकी जो तना है उसके तना पर यदि हम मिट्टी रख देते हैं तो वहाँ से भी जड़ वगैरह शाखाएं फेंक देती हैं, फिर वह नए पौधों का निर्माण करना शुरू कर देता है, उसे हम दाब कहते हैं। यहाँ रोपण के बारे में, रोपण का मतलब जैसे हम लोग कोई बीज हुआ और फिर उसका रोपण करते हैं, वही हमारा क्या हो गया, रोपण। इसके बाद देखते हैं कलिका। कलिका के बारे में आप पढ़े ही। कलिका जैसे लहसुन इस समय बुआई चालू हो रही है, जैसे यहाँ आलू एक जैसे कोई कली हुई
उसको हम मिट्टी में डाल के फिर उगाया जाता है, वही कलिका हुआ है। तो पहले हम कायिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कायिक जनन होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखेंगे कायिक जनन। कायिक जनन मात्र क्या कर रहा है, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। क्या कहा है, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि कोई पौधा हो, उस पौधे से यदि हम दूसरा पौधा उगाएं उसे ही क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कायिक जनन के प्रकार के बारे में। कायिक जनन के प्रकार के बारे में हम पढ़े भी हैं और उसके बारे में पहला जो है प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं उसको देखिए। यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है, यह निम्न कायिक भागों द्वारा होता है। जैसे अभी इसके पहले आपको बताया गया था, जड़ों द्वारा बताया गया था दोस्तों। तो जड़ों द्वारा क्या होता है, इसमें पादप के जड़ों से नए पादप का निर्माण होता है। जैसे शीशम, अमरूद, आम वगैरह क्या होते हैं, जड़ों द्वारा होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, जड़ों द्वारा होता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका तनों द्वारा। ये आपका क्या है, तनों द्वारा। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे अब यदि आपको जानकारी प्राप्त हो भूमिगत तना के बारे में, तो विभिन्न प्रकार के भूमिगत तना है, जैसे आलू हुए, प्रकंद हुए, अदरक हुए। अब यहाँ देखेंगे जैसे आलू की बुआई हो रही है। अब आलू की बुआई में आप देखेंगे यहाँ इस प्रकार देखिए, मान लीजिए यही आलू है। इस आलू में जब आप लोग आलू की बुआई में देखते होंगे तो आलू की जो है छोटे छोटे जो भूमिगत द्वारा देखिए यहाँ से कहते हैं आँखा निकल आया। देखिए कहते नहीं, हम लोग देखते भी हैं, ये आँखा निकल आया। यही जो है कलिका होती है। क्या होती है, यही कलिका होती है। इसी को हम लोग कहते हैं आपका भूमिगत तना। इसके बाद देखते हैं वायवीय तना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायवीय तना क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ पादपों के तने से नए पादप का निर्माण होता है, उसे वायवीय तना कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया। अब इसके बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे गन्ना मान लीजिए हम लोग इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ देखिएगा थोड़ा, और यहाँ नीचे हमारा क्या होता है, ये जड़ होते हैं। ठीक, इसके बाद गन्ने का जो पेड़ होता है उसमें इस प्रकार जो है बटे होते हैं, इसे क्या कहेंगे, तना कहेंगे। इसके बाद इसकी शाखाएं होती हैं, मतलब इसकी पत्तियां होती हैं ना। इसके बाद देखिए जो इसकी पत्तियां हैं यही है वायवीय तना, और इसी जो खंड में बटा है इसका जो है एक एक खंड, जिसे आप देहाती में गोल्ला भी कहते हैं, जैसे गन्ने का, यही जो है आपका क्या है, वायवीय तना। अब इसके बाद हम लोग पत्तियों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्तियों द्वारा जैसे यहाँ देखेंगे अनेक पादप की पत्तियों पर कलिका पाई जाती हैं, जिससे नए पौधे का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। और इसे हम जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म का मतलब जानते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ब्रायोफिल्म का मतलब होता है अजूबा। अजूबा की पत्ती जानते हैं। अजूबा की पत्ती को यदि हम जमीन पर रख कर उस पर मिट्टी रख दें तो उसके अंदर पत्ती में जो आपकी ऐसे रेखा बनी होती है, इसी रेखाओं से हमको क्या प्राप्त होता है, आपका जड़ निकलने लगता है। और जड़ निकलने के बाद दोस्तों यहाँ से नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हम कहते हैं पत्तियों द्वारा संतान की उत्पत्ति, नए पौधों का निर्माण। अब यहाँ तक प्राकृतिक जनक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनक। कृत्रिम कायिक जनक पहले कहते किसे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे कलम लगाना। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप में विकसित हो जाते हैं, उसे कहते हैं कलम लगाना। जैसे गुलाब, गन्ना, नींबू। अब गुलाब का पेड़ आप लोग लेकर आते हैं कहीं से अपने गांव से, तो उसको क्या करते हैं, काटते हैं, कलम करते हैं, और फिर उसको जब जमीन में रखते हैं तो उस वहाँ से क्या करते हैं, जहाँ से काटे होते हैं वहाँ से एक नई कलिका का निर्माण होता है। वही नई कलिका जो होती है आपका क्या होती है, नए पौधों का, मतलब नई तनों का क्या करती है, निर्माण करती है। अब गन्ना जब गांव में बोया जाता है तो आप देखते हैं उस गन्ने का इसी प्रकार का भाग जो है काटा जाता है, ठीक सेम इसी प्रकार का भाग, और इसको जो है अंदर मिट्टी में रखा जाता है। तो वहाँ से कई प्रकार के आपको क्या निकलते हैं, शाखाएं निकलती हैं, वहाँ से नए पौधों का निर्माण होता है। नींबू वगैरह में यही होता है कलम लगाना, जो हम लोग अपने आप से करते हैं।
इसके बाद देखते हैं दाब लगाना। दाब लगाना किसे कहेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ दाब लगाना देखते हैं, इस विधि में मात्र पादप से जुड़ी शाखाओं को मृदा से दाब कर उन पर जड़ विकसित हो जाता है, नए पौधों का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ से कोई नया पौधा हम लोगों ने लिया, नया पौधा यही है आपका। अब इस नया पौधा में आप देखेंगे यहाँ से जो तना निकली हुई है, यहाँ से इसको जो जमीन पे आपका पौधा टच कर रहा है, यहाँ यदि आप मिट्टी रख देते हैं और यहाँ मिट्टी रखने से आपका क्या होता है, जड़ निकल जाता है। और जड़ निकलने के बाद यहाँ से नए पौधों की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। जैसे आपके घर पे कोई कई फूल वगैरह हैं, उसमें क्या होता है, इसी प्रकार के पौधे होते हैं। यहाँ इसके बाद देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लैंगिक जनन है क्या, नर भाग होते हैं और मादा भाग होता है। नर भाग को आपने टू एन करके माना है और मादा भाग मतलब नर भाग और मादा भाग दो पाए जाते हैं। लैंगिक जनन पिछले में आप पढ़ भी चुके हैं कि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें दो जनक पाए जाते हैं, एक नर पाया जाता है, एक मादा पाया जाता है। नर भाग को आप नर युग्मक कहेंगे और मादा भाग को आप मादा युग्मक कहेंगे। और दोनों नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु होता है। इसके बाद मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु होता है। और इन दोनों के निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, जिसे आप 2n के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ, जिसे संतान कहते हैं। संतान प्राप्त होता है। यहाँ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे द्विलिंगी। यहाँ देखिए द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी जिसे कहेंगे। एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। एक प्राणी जो होता है उसके अंदर नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी कहेंगे। ऐसा प्राणी जिसमें नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में केचुआ हुआ, लीच हुआ, स्पंज हुआ, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, नर व मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी कहते हैं। दूसरा है एक लिंगी। इसका आपका बहुविकल्पी का 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा बहुत अच्छे से। एक लिंगी के बारे में, जैसे नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में क्या होता है, उनका नर भाग अलग होता है, वो नर के रूप में पहचाने जाते हैं, और मादा का भाग अलग होता है और वो मादा के रूप में पहचाने जाते हैं दोस्तों। यहाँ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन की विधियाँ। लैंगिक जनन की विधियाँ है क्या, इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ, पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पक्ष घटनाएं। तो पहला हम लोग जानेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं उसके बारे में। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रमुख घटना होती है। इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रमुख घटना होती है, वो कौन सी है, पहला है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन जो होते हैं वह 3 प्रकार का होता है दोस्तों, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। अब समयुग्मकी क्या है, असमयुग्मकी क्या है, विषमयुग्मकी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये किसके भाग हैं, ये युग्मक जनन के भाग हैं। युग्मक जनन किसके कहाँ से प्राप्त हुआ है, निषेचन से पूर्व घटनाएं जो होती हैं उसे युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण 2 प्राप्त होते हैं, और युग्मक जनन से हमें 3 प्राप्त होते हैं। पहला समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी, तीसरा विषमयुग्मकी। तो इससे पहले हम जानेंगे समयुग्मकी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे समयुग्मकी, नर व मादा भाग आकार और परिणाम में क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। समयुग्मकी का मतलब होता है जो नर का भाग है और जो मादा का भाग है, ये दोनों क्या होते हैं, आकार और परिणाम में दोनों समान होते हैं। आकार का मतलब भी आप जानते हैं और परिणाम का मतलब भी जानते हैं। तो आकार, जैसे यहाँ देखिए यन का रूप प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर भी यन का रूप प्रदर्शित किया गया है। ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, यहाँ देखेंगे दोनों को देखने में और इनका भार वगैरह सब कुछ क्या है, समान होंगे, तो उसे समयुग्मकी कहेंगे। मतलब दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे स्पाइरोगाइरा इसका उदाहरण है समयुग्मकी का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों असमयुग्मकी। क्या देखते हैं, असमयुग्मकी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे असमयुग्मकी में दोनों नर व मादा भाग
बाह्य आकार में समान तथा परिणाम में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे नर व मादा भाग, देखिए यहाँ नर युग्मक है और यहाँ मादा युग्मक है। मान लीजिए नर दोनों क्या एक दूसरे में समान दिखेंगे, बाह्य आकार में जो होंगे समान दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो है जब परिमाण देखा जाएगा दोनों का अलग अलग होगा। जैसे कोई व्यक्ति है लंबाई में समान होते हैं, लेकिन उनका भार क्या होता है, उनका परिणाम वो अलग होता है, वो आयतन अपना अलग घेरते हैं। तो वही यह होता है, इसका भी यन रूप है देखने में, इसका भी यन रूप है, लेकिन इसका जो परिणाम है वह भिन्न है, इसलिए इसे असमयुग्मकी कहेंगे। जैसे इसमें क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद अगला देखेंगे आप लोग विषम युग्मकी किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी मतलब होता है नर व मादा भाग दोनों क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न होते हैं। अब इसमें आकार परिणाम समयुग्मकी में आप लोगों ने देखा था नर व मादा भाग दोनों का आकार और परिणाम समान हुआ था, और इसके बाद असम युग्मकी में आपने देखा था कि उसका जो है आकार समान था लेकिन परिणाम क्या था, भिन्न था। यहाँ आप लोग पढ़ेंगे विषम युग्मकी, नर व मादा भाग दोनों क्या होंगे दोस्तों, भिन्न होंगे। जैसे आप देख लीजिए मादा युग्मक और नर युग्मक के बारे में जानकारी कर लीजिए। ये मादा युग्मक है, यहाँ देखेंगे आपका इस प्रकार का चित्र है, और यहाँ देखेंगे आपका नर युग्मक का इस प्रकार का चित्र है। इसमें एक उदाहरण है कारा और मनुष्य, यही दो उदाहरण है। अब इसके बाद दूसरा हम लोग जानकारी, दूसरा क्या है हमारा, निषेचन। क्या है दोस्तों, निषेचन। निषेचन कहते किसे हैं, पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नर व मादा भाग संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इसे निषेचन कहलाते हैं। कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, छिपकली में बिना निषेचन संतान उत्पन्न हो जाता है, इसे उपनिषेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिषेचक जनन कहलाता है। जैसे पहले यहाँ फिर से सुन लीजिए आप लोग, निषेचन कहते किसे हैं, नर व मादा भाग संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। नर व मादा भाग संलयित होते हैं, नर का जो भाग है मादा का जो भाग है वो दोनों संलयित होते हैं, और उससे क्या कहते हैं, उस क्रिया को संलयन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण भी होता है, और वही जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा उसे निषेचन कहते हैं मित्रों। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कुछ जीव जैसे मधुमक्खी हुए, छिपकली में बिना निषेचन से जो संतान उत्पन्न करता है उसे अनिषेचक जनन कहलाते हैं। वह क्या कहलाता है दोस्तों, अनिषेचक जनन। इसका भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनिषेचक जनन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मधुमक्खी, छिपकली वगैरह में जो बिना निषेचन से क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों निषेचन के प्रकार। यहाँ देखेंगे निषेचन दो प्रकार के होते हैं, पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा है अंतः निषेचन। अब बाह्य निषेचन क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राणी के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कुछ मछली, उभयचर आदि मछलियों में क्या होता है, इनका बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अंतः निषेचन। अंतः निषेचन के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखेंगे अंतः निषेचन के बारे में, तो एक मिनट दोस्तों। अंतः निषेचन क्या है दोस्तों, अंतः निषेचन शरीर के भीतर निषेचन होता है, अंतः निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है दोस्तों, इनमें अंतः निषेचन होता है। इनमें जब निषेचन होता है, जो नई संतान की उत्पत्ति होती है किस निषेचन द्वारा होती है, वह अंतः निषेचन के द्वारा होती है। इसके बाद देखते हैं, आप इसके बारे में जानते भी हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद जो घटना होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखेंगे जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, इसे ही भ्रूण उद्भव कहते हैं। जो युग्मनज हैं ये जब विकसित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, युग्मनज मतलब आप समझ रहे हैं, जो विकसित हो जाते हैं क्या करते हैं, गर्भाशय में एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, इसे ही भ्रूण उद्भव कहते हैं। तो दोस्तों आगे इसी के साथ आपका खत्म हुआ। आगे और भी अध्याय 2, अध्याय 3 का भी वीडियो बनेगा। तो आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, घंटी को आप प्रेस कीजिए और लाइक जो जिससे आपको अगला नई वीडियो प्राप्त हो। आप एक काम और करेंगे, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो बताइएगा, तभी आगे वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तो आपका वीडियो नहीं बनाया जाएगा। धन्यवाद।